नमस्कार, सतहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं जाने माने चुनाव विश्लेषक, सी वोटर के फाउंडर और अमेरिकी चुनाव के जानकार यशवंत देशमुख। यशवंत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी, तो मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं एक सिलसिले के तहत अमेरिकी चुनाव पर। हमारी गहरी नज़र है। यशवंत देशमुख के साथ मिलकर हम लोग उसके जो विभिन्न एस्पेक्ट हैं, पक्ष हैं, उनको एक एक करके उठा रहे हैं और उनका विश्लेषण कर रहे हैं। पिछले 3-4 एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि कमला हैरिस का क्या असर पड़ सकता है, भारतीय मूल के जो मतदाता हैं उनकी क्या भूमिका रहती है चुनाव में, और अश्वेत मतदाताओं के बारे में हमने पिछली कड़ी में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि जो श्वेत मतदाता हैं, गोरे मतदाता हैं, वो किस तरह की भूमिका, क्योंकि वो बहुमत में है, वहां करीब 66% मतदाता गोरे हैं, तो जाहिर है कि ये एक बड़ा चंक है और जिसको भी ये जाएगा उसकी जीत सुनिश्चित करता है। पिछले चुनाव में कहा जा रहा है कि ट्रंप की जीत की एक बड़ी वजह ये थी कि गोरे मतदाताओं की गोलबंदी हो गई थी और उनको बड़े पैमाने पर उनके वोट मिले थे, जिसकी वजह से वो चुनाव निकालने में सफल हो गए थे, बावजूद इसके कि पॉपुलर वोट उनको नहीं मिले थे। तो इस बार क्या स्थिति है? इस बार जबकि ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन भी चल रहा है और काले गोरे की लड़ाई एक तरह से फिर से कहना चाहिए माहौल में है, हालांकि दूसरे अंदाज में है, लेकिन जाहिर है कि पोलराइजेशन कुछ हो रहा होगा, तो उसका क्या असर पड़ेगा चुनाव में, इस पर आज हम बात करेंगे। तो यशवंत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि नए संदर्भों में क्या आपको गोरे मतदाताओं के व्यवहार में किसी तरह के परिवर्तन की संभावना दिख रही है, या जो पुराने ट्रेंड हैं उसी के आधार पर आप इस बार भी उनको जज करेंगे? देखिए, जो आंकड़े आ रहे हैं हमारे पास में मुकेश जी, उसमें अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि जो वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड हैं उसमें किसी भी किस्म का कोई बदलाव आया है। दरअसल बदलाव आया है लेकिन वो उल्टा आया है। मतलब वो विभाजन जो है सामाजिक उनके यहाँ के, वो और लाइनें गहरी हुई, वो दरारें और ज्यादा मजबूत हुई। अब ऐसे में ये आपने, जैसे हमने शुरुआत की थी सीरीज की, उसमें सबसे पहले हमने भारतीय मूल, फिर अश्वेत मतदाताओं का, एशियन मूल का अलग पकड़ा। आने वाले एपिसोड में हम लोग लैटिनो मतदाताओं के ऊपर भी जाएंगे। लेकिन इसे एक वहां पर बहुसंख्यक मतदाता अमेरिका में जिसे कहा जाता है, वो श्वेत मतदाताओं का माना जाता है। श्वेत मतदाता यानी अश्वेत मतदाताओं में भी कई सारे लोग डिसाइड करते हैं कि जो लैटिनो वोटर्स हैं उसमें भी एक हिस्सा श्वेत माना जाता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं श्वेत मतदाता जिनका ओरिजिन यूरोप का माना जाता है, दक्षिण अमेरिका का नहीं। हम ऐसे श्वेत मतदाताओं का, आपने एक अंदाजा मोटा मोटा 2/3 मतदाताओं का दिया, बिल्कुल सही है। बल्कि वो अगर आप टर्नआउट के हिसाब से देखें तो अंतिम वोटों में तकरीबन 70% के आसपास जाता है, क्योंकि अश्वेत मतदाताओं का, बाकी माइनॉरिटीज का टर्नआउट वहां पे लेवल कम है। ऐसे में श्वेत मतदाताओं का टर्नआउट बाकी लोगों से थोड़ा बेहतर होने के कारण उनका ओवरऑल शेयर भी पाई में बढ़ जाता है। अब ये खाइयां, ये लकीरें, ये इतनी गहरी हुई हैं अभी कि मुझे नहीं लगता कि इनको अलग निगाह से देखा जाएगा या उन पर अध्ययन अलग तरीके से किया जाएगा, बल्कि यही देखने की कोशिश होगी कि बहुत सारे स्विंग वोट्स जो कि पहले पिछले चुनाव में 2016 के चुनाव में हिलरी क्लिंटन के कैंप से ट्रंप की ओर गए, या ट्रंप के कैंप से क्या हिलरी अब डेमोक्रेट्स की ओर जा सकते हैं, इसके ऊपर दोबारा ध्यान लगाया जाएगा। और देखना ये होगा कि ये आपस में स्विच ओवर वास्तव में होता है या नहीं होता है। यशवंत जी, मैं एक सर्वेक्षण देख रहा था जिसमें गोरे मतदाताओं पर सर्वेक्षण था कि ये जो ब्लैक लाइव्स मूवमेंट चल रहा है इसको लेकर और ट्रंप ने इसको कैसे हैंडल किया है, उसके बारे में गोरे मतदाताओं का क्या सोचना है। तो हैरानी की बात थी कि 74% लोग मान रहे हैं कि ट्रंप ने इसको ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया है। बहुत सारे, ज्यादातर, अधिकांश मतदाता मान रहे हैं कि जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई वो गलत हुई थी और पुलिस की भूमिका भी खराब थी। और हम ये भी खबरें सुनते रहे कि इस बार बड़े पैमाने पर गोरे भी ब्लैक लाइव्स मूवमेंट में शामिल हुए।
तो क्या कहीं कोई चर्निंग हो रही है? कुछ थोड़ा सा सोच विचार, शायद इसलिए भी कि अब ज्यादा से ज्यादा गोरे मतदाता थोड़ा पढ़े लिखे भी हो रहे हैं, तो पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे मतदाताओं में भी फर्क, आपने पिछली बार भी इसको अंडरलाइन किया था। लगभग जैसे आपने 2/3 1/3 का स्प्लिट पॉपुलेशन का बताया मुकेश जी, लगभग वैसा ही स्प्लिट पढ़ाई में भी है। वैसे तो अमेरिका में गोरों का करीबन 90% से ज्यादा कहते हैं हाई स्कूल और उससे ज्यादा पढ़ा है, लेकिन दरअसल हाई स्कूल वहाँ का एक बेसिक आप मान सकते हैं कि डिग्री, जैसे अपने भारत में अक्सर हम लोग बात करते हैं तो हम प्राइमरी स्कूलिंग को एक बेसिक मान लेते हैं, अमेरिका में हाई स्कूल है, बेसिक एजुकेशन अटेनमेंट के ऊपर जो बड़ी चीज मानी जाती है। लेकिन हाई स्कूल के ऊपर जैसे ही आप कॉलेज के ऊपर आते हैं तो 90% से वो घट के मुश्किल से 33% के आसपास आ जाता है। यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग 90% से घट के केवल 30% के आसपास, यानी 60% के आसपास गोरे जो मतदाता हैं वो कॉलेज नहीं जाते, कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते। तो वहां पे एक स्प्लिट इस बात का है, और वो स्प्लिट भी मजेदार ये है कि 2/3 1/3 का ही है अमूमन, कि करीबन 1/3 श्वेत मतदाता जो है वो कॉलेज कंप्लीट करते हैं और 2/3 नहीं करते हैं। और पिछली बार ये पाया गया कि जो कॉलेज कंप्लीट नहीं करते हैं ऐसे लोगों में बड़ी तादाद में ट्रंप सपोर्टर्स थे, बनिस्बत जो कॉलेज कंप्लीट करते हैं उनमें बहुत तादाद में डेमोक्रेट्स के सपोर्टर्स थे। पिछली बार कॉलेज कंप्लीट करने वाले लोगों का टर्नआउट श्वेत मतदाताओं में कम था। इस बार उम्मीद कर रहे हैं वो लोग की टर्नआउट ज्यादा हो, क्योंकि वो ऐसा आपने जैसा भी अभी बोला कि जो ब्लैक लाइफ मैटर के आंदोलन में बड़ी तादाद में जो श्वेत दिख रहे हैं, पार्टिसिपेशन दिख रहा है आपको, वो बात सही है, वो बढ़ा है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि वो बढ़ा उन इलाकों में है जो डेमोक्रेट स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब जहां पे कॉलेज, जैसे कॉलेज कैंपसेस हुए, जो ऐसे इलाके भी हैं, अगर आप अमेरिका में, वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बड़ी तादाद में पूरे अमेरिका में फैली हुई है, लेकिन आप ये भी पाएंगे कि जो वहां की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें आईवी लीग कहा जाता है, वो सारी नॉर्थ ईस्ट में है, पूरे इधर के ब्लॉक में है, यानी मैसाचुसेट्स से लेकर के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी इधर वाले ब्लॉक में है, पूरे से न्यू इंग्लैंड भी कहा जाता है। दूसरी तरफ दूसरा बहुत बड़ा ब्लॉक यूनिवर्सिटी कैंपसेस का जो अच्छी, जो जिनकी रेटिंग है, वो माना जाता है वेस्ट कोस्ट में, कैलिफोर्निया में खासतौर पर, और वाशिंगटन की साइड। तो ये यूनिवर्सिटी कैंपसेस में बहुत ज्यादा ब्लैक लाइफ मैटर्स का आंदोलन बड़ा हुआ। जो देखने की बात है या समझने की बात है मुकेश जी, वो ये कि अगर श्वेत मतदाताओं का बड़ा समर्थन डेमोक्रेट्स को बढ़ भी गया, लेकिन वो केवल उन्हीं इलाकों में बढ़ा जहां वो ऑलरेडी जीत रहे हैं लंबे मार्जिन से, तो क्या उसका असर पड़ेगा? दूसरी चीज कि हम जब जिन आंकड़ों में आप ये कहते हैं कि लोग नाराज हैं कि इस चीज को ठीक से हैंडल नहीं किया गया, उसमें एक महीन अंतर मुकेश जी है, जो डेटा में आप समझ जाएंगे, तुरंत पकड़ लेंगे। उस आंकड़े में वो लोग भी शामिल हैं जो ये मानते हैं इस आंदोलन को बहुत कड़ाई के साथ में कंट्रोल में करना चाहिए। वो लोग भी हैं जो एक्चुअली में ट्रंप का समर्थन इस बात का कर रहे हैं कि इस आंदोलन पे जबरदस्त पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो ब्लैक लाइफ मैटर्स जो है ये जेन्युइन आंदोलन नहीं है, ये लोग दरअसल लुटेरे हैं, लूटपाट करने वाला, तमाम जो डेरोगेटरी चीजें आप सोच सकते हैं। तो जब आप सवाल ये पूछते हैं क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन ठीक तरीके से इसको हैंडल किया गया, उसमें बड़ी तादाद में नहीं कहने वाले लोग वो भी हैं जो ये मानते हैं कि इस आंदोलन को सख्ती के साथ में निपटा जाना चाहिए। जी, एक ये फाइन लाइन है बिल्कुल उन दोनों के बीच। तो यशवंत जी, मैं ये चीज और यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये माना जाता है कि गोरे मतदाताओं में भी 34% से लेकर 48% तक मतदाता डेमोक्रेट को वोट करते रहे अलग अलग समय में। मतलब जो बॉटम लाइन है वो 34% डेमोक्रेट्स के पास रही है हमेशा। मतलब जब रोनाल्ड रीगन ने मैक्सिमम 66% वोट गोरों के सबसे ज्यादा अभी तक उनको मिले हैं, तब भी 34% उनको मिले थे। तो ऐसा नहीं कि गोरे सब के सब उठकर ट्रंप के साथ चले गए हैं या चले जाएंगे। एक आधार वोट तो है डेमोक्रेट्स के पास,
कितने रोक पाते हैं कि कितने नहीं जाते, इस पे डिपेंड करता है। हाँ, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा मुकेश जी। अगर आप एक जैसे एक 70% का 2/3 या 66 के 2/3 आप लें, तो 2/3 1/3 का स्प्लिट जो है करीब करीब 20 से 25% ऐसा पूरे यूएस का वोट ऐसा मान लीजिए ऐसा है गोरू का, जो कि डेमोक्रेट्स को पड़ता रहा है, क्योंकि वो बड़ी तादाद में कॉलेज ग्रेजुएट्स अगर हैं और उसकी बहुतायत उनको मतों की मिल रही है, वो भी है। दूसरी चीज, अब थोड़ा सा ये आंकड़े में जो बता रहा हूं, इसको आप अगर समझना चाहें, जैसे अमेरिका में भारत की तरह से नहीं बल्कि अमेरिका में लोगों की इनकम का और एजुकेशन का सीधा अनुपात सामान्यतः माना जाता है। अगर आप पढ़े लिखे ज्यादा हैं तो आप जिंदगी में ज्यादा अच्छा कमाएंगे, ये माना जाता है। इस नाते से ये भी बोला जाता है या आंकड़ों की निगाह से नजर आता है कि जिन लोगों को जो गरीब थे, अमेरिका के गरीब गोरे थे, वो ज्यादा वोट देने गए ट्रंप को, और जो अमीर गोरे थे वो गए डेमोक्रेट्स को। अब एक विचित्र बात यह है कि रिपब्लिकन्स का जो है सपोर्ट बेस सुपर रिच भी माना जाता है, क्योंकि रिपब्लिकन्स प्रो बिजनेस हैं, एंटी टैक्सेशन को कम करने वाले उनकी पॉलिसी मानी जाती है। तो रिपब्लिकन्स के पास में जिन्हें कितने करोड़पति और अरबपति उनको सपोर्ट करते हैं, उतने डेमोक्रेट्स को नहीं करते। तो ये थोड़ा कभी कभी विरोधाभासी लगता है कि अभी तो यशवंत जी आपने बोला कि गरीब ट्रंप को दे रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि रिपब्लिकन्स को सारे अरबपति देते हैं। तो एक ये विरोधाभास सा लगता है, जबकि विरोधाभास नहीं। वो जो गोरावाद है वो गरीबों में भी है। वो रूढ़िवाद जिसको आप कहते हैं, कंजर्वेटिज्म, वो वहां पर काम करता है। वो अमीर गरीब के टर्म में नहीं सोचता है, वो रंग के टर्म में वोट करता है। जी, रंग के टर्म में सोचता है वो। उसके मुद्दे काफी हद तक यूरोपियन मुद्दे होते हैं, अगर आप उस तरीके से बोले। जैसा कि मैंने जिक्र किया था इससे आपको कि जितनी बार भी 2016 में पूरे यूरोप में कहीं पर भी बम फटा, कहीं पर कोई आतंकवादी कार्रवाई हुई, ट्रंप ने उसको तुरंत अमेरिका में मुद्दा बनाया। पेरिस में बम फटा, वो कहते थे देखा मैंने बोला था। इंग्लैंड में बम फटे, देखा मैंने बोला था। स्वीडन में बम फटे, देखा मैंने बोला था। हर जगह उन्होंने कैंपेन में उसको, यूरोप में बढ़ती हुई आतंकवादी घटनाओं को उन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर अपने मुल्क में उन्होंने उसे मुद्दा बनाया। तो अमेरिका में जो श्वेत मतदाताओं की जो कंटिन्यूटी थी मुद्दों की यूरोप के साथ में, यूरोप के श्वेत लोगों के साथ में, उसके कारण वो उनके अंदर घर भी कर गया। जो कम पढ़े लिखे श्वेत मतदाता हैं, उनके अंदर के मुद्दे भी वैसे ही रहे। लेकिन एक मुद्दा जो इंटरेस्टिंग रहा वो ये कि जो व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब की हम बात करते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब स्वाभाविक सी बात है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको ज्यादा मिलते हैं। ब्लू कॉलर जॉब जो है वो कम पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं। लेकिन एक अंतर उसमें यह है मुकेश जी कि अमेरिका में और खासतौर पे वहां की दक्षिण वाली पूरी बाइबल बेल्ट में जो लैंड ओनिंग के पैटर्न है, बड़ी तादाद में जो है, जो जिन्हें वहां के, आप अगर भारतीय भाषा में समझे, बिल्कुल खांटी देसी भाषा में, वहां के जमींदार, वहां के जो जमींदार हैं वो अंगूठा छाप हो सकते हैं, लेकिन उनके पास में जमीन की और पैसे की कोई कमी नहीं। और वहां के जो जमींदार हैं वो काफी ज्यादा प्रो रिपब्लिकन हैं, और वो कम पढ़े लिखे की श्रेणी में आने के बाद में भी शायद उस तरीके के ब्लू कॉलर प्रोफाइल में नहीं आते जितना वहां के अश्वेत मतदाता जो हाई स्कूल में वो आते हैं। एक तो अंतर ये पड़ा है। दूसरा अंतर ये पड़ा है कि जो बहुत सारे स्विंग स्टेट्स हैं, उन स्विंग स्टेट्स में बहुत सारी जगहों पर अमेरिकन जॉब्स की जो वापसी हुई है पिछले 4 साल में, उसका फायदा पूरा ट्रंप कहते हैं कि उनको मिले। हालांकि ये बात सच है कि वो जॉब्स को आने में ओबामा के द्वारा की गई नीतियों का भी बड़ा योगदान रहा है। लेकिन ये वैसी बात होगी कि पेड़ लगाया लेकिन फल निकलने का समय इनका है, तो ये फल तोड़ करके उसका क्रेडिट ले जी। साथ में जो एंटी चाइना ट्रंप ने बहुत एग्रेसिव स्टैंस लिया है, उसके कारण भी उस प्रोसेस में बढ़ोतरी हुई। देखिए, इससे जो 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 सच्चाई है उससे इनकार नहीं करना चाहिए। मेन काम पिरामिड का बड़ा वाला बेस जो है वो
वो ट्रंप ने तैयार नहीं किया था, वो बराक ओबामा ने तैयार किया था। लेकिन फिलहाल अमेरिका के साथ में लड़ाई में जो जॉब्स वापस आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग वापस आई है कुछ, उसके कारण बहुत सारे जो ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स थे उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा है कि ऐसी जगहों पे जहां नौकरियां बढ़ी हैं, क्या वो डेमोक्रेट ही रहेंगे या उन जगहों लेकिन यशवंत जी ये जो कोरोना वाला मामला हुआ है, जो कोरोना की मिस हैंडलिंग हुई, इकोनॉमी की मिस हैंडलिंग हुई और करोड़ों लोगों को रोजगार गए हैं, अगर कुछ रोजगार मिले भी होंगे तो इस कोरोना के समय लाखों लोगों के रोजगार गए हैं। तो वो जो जिनके रोजगार गए हैं वो नाराज होंगे। कोरोना की मिस हैंडलिंग जो है उससे श्वेत भी उतने ही परेशान हुए, उतने प्रभावित हुए हैं, तो कोरोना हैंडलिंग की नाराजगी भी उनमें होगी। तो ये जो नाराजगी पैदा हुई है, क्या इसके मुकाबले में वो जो जॉब्स आए हैं या नेशनलिज्म खड़ा किया चाइना के को केंद्र में रख के, कौन सा ज्यादा भारी पड़ेगा? ये दोनों ही तरीके से दुधारी तलवार है मुकेश जी। बहुत अमेरिका के मुद्दे जो है, अमेरिकी मुद्दे और उनका लेआउट, एक मामले में तो सब लोग समझ सकते हैं कि दुनिया में सारे शासक जब किसी मुद्दे से के ऊपर कम होते हैं तो दूसरी जगह ध्यान जनता का बटाते हैं। तो ट्रंप भी वही कर रहे हैं कि कोरोना के बजाय, अपने फेलियर्स के बजाय दूसरी जगह लोगों का ध्यान बटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक अंतर ये भी है मुकेश जी कि मसलन कोरोना के मामले में डेमोक्रेट्स या बाकी सब पढ़ी लिखी लॉबी का ये रहा है ना कि भाई अपने को बचाओ, घर बैठो, लॉकडाउन का पालन करो, बाहर मत निकलो, जान बचाओ, ताकि भली काम बाद में करना। ट्रंप और रिपब्लिकन बेस शुरू दिन से पीछे पड़ा रहा है, नहीं खोलो, काम करो, धंधा करो, बिजनेस स्टार्ट करो, स्कूल स्टार्ट करो। यानी जो अभी कोरोना की मिसहैंडलिंग के ऊपर वहां कैंपेन है मुकेश जी, वो इस बात पे है कि इन्होंने मानवीय जीवन को पीछे रख करके और काम को आगे बढ़ाया। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक जगह पे इसमें पेच ये फंसा है कि अनलाइक इंडिया, भारत में हम सारे लोग जब जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, हम लोगों की तनख्वाहें महीने के हिसाब से आती है। अमेरिका या पश्चिमी उसमें घंटे के हिसाब से पेमेंट का वो हिसाब किताब है। आपने 4 घंटे काम किया, 6 घंटे किया, आपको घंटे के, यानी लिटरल सेंस में वो दिहाड़ी मजदूरी के हिसाब से है। हमसे ज्यादा बेहतर इकोनॉमी है, इसलिए उसमें पैसा ज्यादा है, लेकिन दरअसल वो दिहाड़ी ही मजदूरी है, भले ही आप कितने पढ़े लिखे हो, यानी आपके दिन के हिसाब से काम। तो वहां पे लोगों की सेविंग्स बहुत कम है, सेविंग्स कम है, और एंटरप्राइज छोटे छोटे बहुत सारे हैं। लोगों ने अपनी जो लोकल इकोनॉमी है उनकी इस मामले में स्ट्रांग रही है। अब अगर एक भी दिन वहां पे काम न जा पाए, एक भी दिन दुकान बंद हो, तो उनकी जिंदगी पे जितना असर पड़ता है, आपको आश्चर्य होगा कि एवरेज भारतीय की जिंदगी पे उतना असर नहीं पड़ता। हम भारतीय लोग औसतन संचय करने वाले हैं। हमारी रसोई में अभी भी हम क्रैकर में सवाल पूछते हैं तो आधे से ज्यादा भारत ये कहता है हमारे यहाँ पे उनके पास में 3 हफ्ते का कम से कम राशन पानी है। एवरेज 3 हफ्ते का हमारी रसोई में खाना मध्यम वर्गीय परिवारों का राशन रखा होता है कमरे के अंदर। ये बात एवरेज अमेरिकन फैमिली पे लागू नहीं हो। उनका कल्चर वैसा है जिसमें वो ब्याज का हिसाब से कमाते हैं, 5 दिन कमाते हैं, 2 दिन। तो डेमोक्रेट्स का ये जो बहुत इम्पैक्टफुल रहा है पढ़े लिखे मतदाताओं के बीच में कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई उनका तो यहां तक रहा कि ट्रंप कितने समय तक मास्क ही नहीं पहन रहे। ठीक है, ट्रंप और रिपब्लिकन बेस इस बात पे लगा है कि ये जैसे कहते हैं ना, उड़ा देना, ये बेकार की बात है, जिंदगी थोड़ी कोरोना के कारण रुक जाएगी, काम करो। और जैसे जैसे उनके जिन जिन राज्यों ने इस तरह की नीतियां अपनाई, वहां बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज बढ़ गए और पूरा ट्रैम्पल हो गया है सिस्टम में। वहां पे आप अगर कहानियां सुने तो आपको पता, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि कई बार लगता है कि सच बात है कि हमारे बीमारू राज्यों की स्थिति और वहां की स्थिति में अंतर क्या रहेगा। कई बार ऐसा लगता है अंतर केवल और केवल 1 डिग्री का अमीर होने का और गरीब होने का रहा है। लेकिन उस अमीर होने का फायदा क्या मुकेश जी, कि अगर आपको वेंटिलेटर, आपके पास में करोड़ों रुपए हो, लेकिन अगर अस्पताल में वेंटिलेटर खाली नहीं है तो आप क्या करोड़ों रुपए का वेंटिलेटर अपने मुंह नाक में, उससे ऑक्सीजन थोड़ी ना नोट से आ जाएगा आपके।
तो ये चीजें वहां पे हर तरीके से बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं। एक तरफ इस बात का गुस्सा है कोरोना को लेकर के कि इसको हल्के में लिया, वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्टेड नहीं है, जो माइल्ड सिम्टम वाले हैं, उनको इस बात का गुस्सा है कि ये डेमोक्रेट्स ने हमारी जिंदगी खराब कर दी है, ना ऑफिस खुल रहा है, ना दुकान खुल रही है, हम कमाएंगे कैसे और हम खाएंगे कैसे। तो ट्रंप मुझे लगता है कि वो उस बेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिसको ये लगता है कि हमारी दिहाड़ी ज्यादा जरूरी है, हम रोजमर्रा की जिंदगी हमारी ज्यादा जरूरी है। यशवंत जी, अब एक अगले जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर अगले इशू पे चलते हैं। और ऐसा बेस सदर उसमें ज्यादा है, अब ये भी समहाउ मैच कर रहा है उसमें, क्योंकि उनकी जो रूरल काउंटीज हैं वो ज्यादा हैं, जो लोग अपने खेतें जिनके पास बड़े बड़े हैं और दूर दूर रहते हैं, उनको उसमें खतरा कम लगता है कि भाई हम तो ऑलरेडी 2-2 मील दूर रह रहे हैं लोगों से, तो हम क्यों घर में बैठे। ये विरोधाभासी कैंपेन है और उसके विरोधाभासी रिजल्ट्स भी हैं। ये इतना 2-4 वाला खेल नहीं रह गया है जी। अब थोड़ा जेंडर के इशू पर भी आते हैं, क्योंकि जो गोरे मतदाता हैं वो जेंडर में भी बटे हुए, और पिछले इलेक्शन में हमने देखा था कि अधिकांश गोरी महिलाओं ने हिलेरी क्लिंटन को वोट दिया था। तो इस बार कमला हैरिस है, गोरी नहीं है लेकिन महिला है। तो क्या आपको कोई खेल इसमें होता हुआ दिख रहा है कि रंग काम करेगा या जेंडर काम करेगा इस मामले में? और जो ट्रंप की छवि रही है एक लंपट नेता की, जो महिलाओं के साथ फतिया करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, और अब तो उनकी भतीजी और बेटी और सब उनके खिलाफ लिख रहे हैं, तरह तरह से किताबें आ रही हैं, ऑडियो आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जेंडर का, गोरी महिलाओं का वोट किधर जाएगा? नहीं, गोरी महिलाओं का पिछली बार भी रुख पूरी तरह से एंटी ट्रंप ही था। हिलरी क्लिंटन के उम्मीदवार होने का बहुत बड़ा असर था मुकेश जी। पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति पद के लिए सीधे चुनाव लड़ रही थी। उपराष्ट्रपति पद के लिए हम जानते हैं सारा पैलिन पहले भी नॉमिनेट हुई थी, तो वो एक अलग विषय था। तो मुझे लगता है कि कमला हैरिस और सारा पैलिन का कहीं हद तक वजन उस तरीके से एक माना जाएगा कि महिला होने का बैरियर उन्होंने उस लेवल पे तोड़ा, लेकिन हिलरी क्लिंटन ने बड़ा बैरियर तोड़ दिया था और बड़ी तादाद में उनको फीमेल सपोर्ट अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल मिला। और कॉलेज गोइंग के अलावा नॉन कॉलेज फीमेल्स का भी उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट। ये इसमें कोई गुरेज नहीं, बल्कि अब डेमोक्रेट जो कैंपेन मैनेज कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, हमने कुछ रिपोर्ट ये भी पढ़ी कि उनको इस बात की चिंता है कि हिलरी क्लिंटन के कारण जो महिलाओं का सर्ज उस समय मिला था, क्या वो सर्ज कहीं कम तो नहीं हो जाए। ये उनका, इसीलिए वो कमला हैरिस के फीमेल वाले मुद्दे के ऊपर वो ज्यादा कर रहे हैं कि भाई पहली बार हम इलेक्ट कर रहे हैं फीमेल को। मतलब हिलरी क्लिंटन जीत नहीं पाई थी, लेकिन अगर बाइडेन जीतेंगे तो कमला हैरिस ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट पहली बार बनेंगी, तो वो उसी पैमाने पे उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। होगा, इसका असर होगा, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की महिला विरोधी जो सोच आप कह सकते हैं, इसके ऊपर बहुत लिखा गया है, बहुत कहा गया है, और वो खुद भी पूरी बेशर्मी के साथ में उसे रखते हैं। अगर कुछ बातों को उन्होंने लॉकर रूम की बातचीत थी हमारी, मतलब उन्होंने उस तरीके से जितनी भी गलत बातें थी उसको घुमा के ऐसे रखने की कोशिश की। उसका असर नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता, असर तो होगा। महिलाओं का झुकाव ज्यादातर डेमोक्रेट्स की ओर रहेगा, और श्वेत महिलाओं का भी ज्यादा झुकाव डेमोक्रेट्स की ओर होने की पूरी संभावना इस बार भी। और क्या आपको लग रहा है, गोरे मतदाताओं की मानसिकता, वोटिंग पैटर्न में कोई खास बात जो आप देखते हो? हम लोग हालांकि हर पक्ष को छू चुके हैं, लेकिन कोई और खास बात आप यहाँ अंडरलाइन करना चाहते हैं? एक बात जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जी बोली थी कि पिछली बार यूरोप के मुद्दों को डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब आतंकवाद के और इन सब के मुद्दों को उन्होंने इस्लामोफोबिक बना करके मुद्दे की तरह से यूज किया। श्वेत मतदाताओं के केस में बड़े ही विचित्र तरीके से कई बार इंटरनेशनल मुद्दे भी वहां पर हावी हो जाते। इस बार इस्लामोफोबिक इशू इतना बड़ा नहीं है,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी थोड़ी सी गूंज कम हुई है और बहुत बड़ी घटनाएं नहीं हुई हैं जिनको लेकर वो डर पैदा कर सकते हैं, हवा पैदा खड़ा कर सके। जी, इस्लामिक फोबिक इस समय मुद्दे बहुत कोई भी इस तरीके के नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई बहुत बड़ा संकट इस समय ऐसा नहीं आया हुआ है जिसके कारण उसको मुद्दा बनाए, गल्फ वॉर की तरह से कोई बहुत बड़ा हो जाए। बल्कि आप इसीलिए आप देखेंगे कि जो अभी सीरिया या इधर से जो अपने सैनिक वापस बुलाने वाली है, उसको उन्होंने मुद्दा बहुत बड़ा बनाया हुआ है कि हमने अपने सैनिक वापस बुला लिए। और अभी जो इजराइल और यूएई में जो समझौता हुआ, उसको वो बहुत बड़ा बनाने की कोशिश, जो बहुत बड़ी चीज हुई भी है। अब मैं ये नहीं जानता कि इसमें ट्रंप का खुद का कितना योगदान है, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है यहाँ के हिसाब से। लेकिन जैसा कि चुनावी राजनीति में होता है, इस ब्रेक थ्रू को एक को 10 बताने का काम ट्रंप कर रहे हैं और एक को 0 बताने का काम डेमोक्रेट्स कर रहे हैं। सच्चाई दोनों ही नहीं, ये बड़ा ब्रेक थ्रू है, लेकिन चुनावी हवा में जैसे इस्तेमाल। एक चीज जो है वो ये हमें ध्यान रखने लायक है कि पूरे इस जो जिसे जिक्सॉ पजल कहते हैं, हर तरीके के चीजें चलती हैं, इसमें श्वेत मतदाताओं का एक जो पुराना श्वेत अश्वेत बैर है, एक एंगल वो है। दूसरा, कॉलेज और नॉन कॉलेज का जो इक्वेशन है वो अलग है। तीसरा, ब्लू कॉलर वर्कर और व्हाइट कॉलर वर्कर वाला ये एक हिस्सा वो अलग है। चौथा, जो उनके यहाँ का ग्रामीण परिवेश है, जो कंट्री साइड है, जो रूरल अमेरिका जिसे कहते हैं, रूरल अमेरिका में जितना श्वेत मतदाता है वो ज्यादा धार्मिक, धर्मभीरू या रूढ़िवादी या परंपरावादी या कंजर्वेटिव जैसे कहें वो बढ़ता है। उसके साथ में एक हिस्सा और जुड़ता है मुकेश जी, वो है जिसे बहुत वहां पे क्लीशे की तरह यूज किया जाता है, अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम में माना जाता है कि हर किसी को कितना भी आगे बढ़ने की पूरी वो है। कमला हैरिस भी बोलती हैं कि मैं सिंबल हूं अमेरिकन ड्रीम का, क्योंकि मेरी माँ भारत से आई, पिता जमैका से आए, मैं यहाँ पैदा हुई और मैं आज चुनाव लड़ रही हूँ उपराष्ट्रपति पद का। तो वो उसको अमेरिकन ड्रीम का एक मानते हैं। अमेरिकन ड्रीम का अलग अलग वहाँ के जो सोशियो इकोनॉमिक पहलू हैं, उनमें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने हैं। अमेरिकन ड्रीम, इंडिया दैट इज भारत की ही तरह से उसके तमाम वो निकलते हैं आयाम। जो गोरे मतदाता हैं उनका आयाम अमेरिकन ड्रीम में ओपन इकोनॉमी का ज्यादा है, आर्थिक रूप से ज्यादा है, जबकि गैर गोरे मतदाता जो हैं उनका आयाम सामाजिक ज्यादा है। सामाजिक से लाने की सामाजिक न्याय मिले, बराबरी मिले। जो गोरे मतदाता हैं उनका अर्थ से ज्यादा, ओपन इकोनॉमी से ज्यादा है। तो उनके लिए जब कोई डोनाल्ड ट्रंप या कोई अरबपति इंसान आता है तो वो एक अलग किस्म का अमेरिकन ड्रीम है, वो कि ये इतने अरब डॉलर हैं, इतना, मतलब वो उनके लिए भी एक रोल मॉडल होता है। लेकिन जो गैर गोरे जो वहां के बाकी पढ़े लिखे वो है, उनके लिए वो सामाजिक समरसता का अमेरिकन ड्रीम होता है। तो ये सपना भी वैसा है जिसकी आंख में जैसा आया, जिसने जैसा दिखा, वो उसका अमेरिकन ड्रीम। ये बहुत ही अद्भुत है देखना। आप 400 साल रूप से ये बहुत अद्भुत है। और मैं देख रहा था कि जो ट्रेंड है अमेरिका में डेमोग्राफी को लेकर, कि सन 2000 में केवल 25% थे जो नॉन वाइट्स थे, अब वो बढ़कर 33-34% हो गए और कहा जा रहा है कि 2044 तक गोरे मतदाताओं की संख्या जो नॉन वाइट्स हैं उनसे कम हो जाएगी। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, ये पैटर्न भी, पॉलिटिक्स का भी पैटर्न बदल रहा है, बदलेगा ही। तो ये जो 6-7% जुड़ा है ये मतदाता, जाहिर है कि ये ट्रम्प के पक्ष का नहीं है, ये ज्यादातर तो डेमोक्रेट्स को जाएगा। तो एक बैलेंस दूसरी तरफ भी टिल्ट होता जा रहा है लगातार, और इस चुनाव में पता नहीं वो इसका कितना असर हमको देखने को मिलेगा। इस चुनाव से हमें उसके इंडिकेशंस मिलेंगे, और इंडिकेशंस अगर नहीं भी मिलते हैं तो नीचे के लेवल की कारीगरी, इस पर हम एक एपिसोड और करेंगे मुकेश जी कभी, जिसे जेरीमैंडरिंग कहा जाता है। जेरीमैंडर वहां के एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्धार्थ पुरुष थे जो वहां की कॉन्स्टिट्यूंसीज को तोड़ मरोड़ के, जिसे हमारे यहाँ डिलिमिटेशन कहा जाता है, हमारे यहाँ तो डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सेंट्रल है जो करता है और व्यवस्थित तौर पे करता है, उसमें किसी के लिए कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं है।
जेरीमैंडर साहब ने उसको एक कला की तरह से बना लिया था कि अलग अलग सीटों को कैसे किस इलाके को जोड़ देना, किधर से हटवा देना, ताकि वो उनके हिस्से की हो जाए। तो जैसे जैसे अमेरिका का ये प्रोफाइल, डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल रहा है, वैसे वैसे हम वहां पे बहुत ही महीने लेवल की जेरीमैंडरिंग भी देख, और अब तो ये जेरीमैंडरिंग दरअसल ये कहना गलत होगा कि केवल रिपब्लिकन्स कर, जेरीमैंडरिंग की कला अब दोनों साइड के लोग पूरी बेहयाई और बेशर्मी के साथ में करते हैं। तो ये भी बड़ा मजेदार है देखना। इसके ऊपर हम पूरा एक एपिसोड करेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको जानने में कि कैसे बिल्कुल इस पे बातचीत करेंगे। हालांकि आज की बातचीत में वो स्विंग स्टेट्स की जो आप बार बार बात करते हैं कि 10 राज्यों का जो खेल है, वहां गोरे काले और दूसरे रंगों वाले मतदाताओं की क्या भूमिका है, ये अपने आप में एक अलग से हम लोग इस पर बातचीत करेंगे कि वहां कौन कितना प्रभाव डालेगा और किस तरह से फाइनल इलेक्शन रिजल्ट को बदल देगा। जैसे आपने कहा था कि हिलेरी क्लिंटन पॉपुलर वोट्स में जीतने के बावजूद चुनाव हार गई, तो वो स्विंग स्टेट का मामला जो है उस पर हम लोग कभी आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बातचीत आपके साथ हुई। आपने बहुत अच्छे से रोशनी डाली कि कैसे अमेरिका का जो गोरा मतदाता है विभिन्न परतों में बटा हुआ है, खंडों में बटा हुआ है, उसकी मानसिकता क्या है और वो सामाजिक आर्थिक स्तर पर कैसे सोचता है और चुनाव के समय बिहेव करता है। हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी अब अमेरिकी चुनाव के बारे में समझ में आ रही है। हालांकि वो हिंदुस्तानी चुनाव से भी इसको कहीं ना कहीं जोड़ के समझ सकते हैं कि बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक और फिर बहुसंख्यकों में भी अगर देखें तो अपर कास्ट, लोअर कास्ट वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी दिलचस्प है। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी इस बातचीत के लिए और इस के लिए। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।